गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेड तथा वीडियो में पूछे गए जीके के प्रश्नों को हल करवाते हैं। सो कॉपी पेन लेकर बैठिए, चूँकि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो मैं मौखिक ही करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन इससे एक और बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1997 ईस्वी में हुआ था। नोट करते रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। जबकि न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर तथा इंदौर में है। क्या है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? जबलपुर में है। जबकि इसी न्यायालय की खंडपीठें ग्वालियर तथा इंदौर में स्थित है। खंडपीठ की बात करें तो ग्वालियर और इंदौर में है, और उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? तो जबलपुर में है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें महाराष्ट्र में कुल कितनी हैं तो बतानी है। तो 19 सीटें हैं राज्यसभा की महाराष्ट्र में। यहीं बात करें लोकसभा की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं। कितनी हैं? 48 हैं लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 ईस्वी में हटाया गया था। वर्ष 1978 ईस्वी में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला तो यही है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार कब हटाया गया? तो वर्ष 1978 ईस्वी में। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से की सूची से किस संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ओके, बात करें यही कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 300 का में वर्णित है संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 300 का में वर्णित है। ओके, सभी प्रश्न नोट करते रहिए और याद करते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या टोटल अब 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, अब 8 राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ओके, कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है मुलक मेडल पाने वाले विश्व का पहला क्रिकेटर कौन बन गए हैं? मुलक मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो याद रखिए, अजिंक्य रहाणे। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अजिंक्य रहाणे जो है मुलक मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं, जिन्हें 2020 में मुलक मेडल पहली बार दिया गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि मुलक मेडल किसके नाम पर इस मेडल का नाम मुलक मेडल पड़ा? तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉनी मुलक के नाम पर इस मेडल का नाम मुलक मेडल पड़ा। ओके, किसके नाम पर? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान थे जॉनी मुलक, उनके नाम पर ये मुलक मेडल का नाम मुलक मेडल पड़ा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देश दिए हैं और उनकी देश की मुद्राएं हैं। तो यहाँ पर बताना है किस देश की कौन सी मुद्रा है।
तो पहला है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ओके, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। उसी प्रकार से म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या स्टूडेंट? म्यांमार की मुद्रा क्यात है। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा है रुफिया। क्या है? मालदीव की मुद्रा रुफिया। भूटान की क्या है? तो भूटान की है नगुंत्रुम। क्या है? नगुंत्रुम है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुंत्रुम। ओके, तो पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को मिलान करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। असम राज्य में गमछा जो है एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ओके, कहाँ पर? असम राज्य में गमछे को सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, उस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वाइज एंड अदरवाइज ए सल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। इसकी लेखिका हैं सुधा मूर्ति। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए स्टूडेंट, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दूसरा नाम क्या है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ओके, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए, ये कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यही बात करें, इससे एक और प्रश्न पूछता है कि कलिंग पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष बांटा गया था? तो वर्ष 1952 ईस्वी में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर यह भी पूछता है कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1952 ईस्वी में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को तथा विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हैं जो आप नोट कर सकते हैं कि 8 मई को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। वहीं बात करें राष्ट्रमंडल दिवस की, तो राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। वहीं बात करें विश्व दूरसंचार दिवस की, तो दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। बात करें विश्व मानक दिवस की, तो विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है मार्च महीने के द्वितीय सोमवार को। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके प्रश्न अच्छे से देखना है और लिखना भी है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो नोट करिए,
कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। यक्षगान का संबंध, यक्षगान जो लोक नृत्य है उसका किस राज्य से संबंध है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो गुदई महाराज तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वाद्य यंत्र से है। ओके, ये गुदई महाराज किस शहर से बिलोंग करते थे? तो ये भी पूछता है। तो गुदई महाराज बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत भारती के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है और नोट भी जरूर करना। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। यहीं बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो फेमस कृति है तो कौन सी है? जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की फेमस कृति है जूही की कली। ओके, तो महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की फेमस काव्य कौन सा? महादेवी वर्मा का, तो महादेवी वर्मा का फेमस काव्य है परिमल। कौन सा है? परिमल। और रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लेखक हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए जरूर। अगला है शिवाजी का गुरु कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी के गुरु रामदास थे। कौन थे? शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। यहीं बात करें इससे 2-4 क्वेश्चन और पूछता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो ये भी पूछता है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। और शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। तो ये आपको नोट करने हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन एक ही प्रश्न से संबंधित हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। कौन सा? 9वां मंडल, जिसमें 114 सूक्तियाँ हैं। किसको समर्पित है? सोमदेव को समर्पित है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और पूछता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है 10। तो ये भी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? नोट करिए, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बताना है किसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर शमसे सिराज अफीफ का संबंध किससे है? तो नोट करिए, तारीख़ फिरोज शाही से संबंध रखते हैं शमसे सिराज अफीफ। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किससे? तो जियाउद्दीन बर्नी का संबंध फतवा ए जहांगीरी से है। किससे है? फतवा ए जहांदारी से। यहाँ पर अमीर खुसरो का संबंध किससे? तो अमीर खुसरो का संबंध किरान उस सादेन से है। किससे है? किरान उस सादेन से है अमीर खुसरो का संबंध। इब्न बतूता का संबंध किससे? तो इब्न बतूता का संबंध रेहला से है। तो यहाँ पर इब्न बतूता का संबंध किससे है? रेहला से है। ओके, तो जो बताया है वो नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा शुरू किया गया था।
और एक क्वेश्चन इससे और पूछता है कि दीन ए इलाही धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट करिए। दीन ए इलाही के प्रथम अनुयायी बीरबल थे। कौन थे? अकबर के संरक्षक बीरबल थे। बीरबल जी थे दीन ए इलाही के प्रथम अनुयायी। ओके, इसे एक प्रश्न और बनता है कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1582 ईस्वी से दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी। तो इससे 3 प्रश्न है। दीन ए इलाही धर्म एक नया धर्म है जिसको किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और दीन ए इलाही धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो दीन ए इलाही के प्रथम अनुयायी बीरबल थे। और दीन ए इलाही जो एक धर्म है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1582 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म भी पूछता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ओके, इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? महाराज शुद्धोधन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी जब वे भ्रमण पर थे और वो भी एक दंडित अपराधी द्वारा ही उनकी हत्या की गई थी। तो लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल कितने से कितने वर्ष तक रहा। तो 1869 से 1872 तक था इनका शासनकाल भारत में। ओके, इससे एक और प्रश्न पूछता है कि किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल के दौरान ही की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या उसके शासनकाल के दौरान की गई थी। ओके, तो ये भी नोट करिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो नोट करिए, दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, दादा भाई नौरोजी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि नोट करिए। दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया एक है, और दूसरी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तीसरी पुस्तक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। चौथी है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो इनकी कुल 4 पुस्तकें हैं मुख्य रूप से जो कि इनके निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन में सहायक थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो नोट करिए, सूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी काकोरी कांड से संबंधित थे। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, ये सभी काकोरी कांड से संबंध रखते थे। बाकी उनमें से सूरसेन जो थे काकोरी कांड से संबंध नहीं रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। कब से कब तक? तो 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो कौन सा? माजुली नदी द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो कि किस राज्य में स्थित है। तो ये भी पूछता है माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है। ओके, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलाकर
बनाती हैं। ओके, माजुली द्वीप का निर्माण कौन करता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं से मिलकर माजुली द्वीप का निर्माण होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं के द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण होता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो नोट करिए, उत्तरी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। सहारा अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका नेपाल में अन्य नाम क्या है? तो नोट करिए, नेपाल में उसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, सागरमाथा। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर की ऊंचाई है, जो कि प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रही है। तो आपको ये भी नोट करना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, सुंदरवन। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। अगला देखते हैं। अगला है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? नोट करिए, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। तो आपसे ये सारी क्रांतियों के बारे में पूछ सकता है। बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से है। और दुग्ध उत्पादन से किसका संबंध है? तो श्वेत क्रांति से। तेल उत्पादन का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति से तेल उत्पादन का संबंध है। ओके, और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। अगला देखते हैं। अगला है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ओके, अगला देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके, इन्होंने वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें कब दिया गया था? तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। या ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 1970 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? वर्ष 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करते चलिए। अगला है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, तो किस देश ने लागू किया था? तो फ्रांस ने। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। किस देश ने लागू किया था? तो फ्रांस ने लागू किया था सबसे पहले जीएसटी। किस वर्ष लागू किया था? तो वर्ष 1954 ईस्वी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो फ्रांस देश के द्वारा वर्ष 1954 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन नोट करने हैं। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, बुल और बियर शब्द में उपयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? बुल और बियर। तो नोट करिए, शेयर बाजार में क्या है? शेयर बाजार में इनका प्रयोग किया जाता है, बुल और बियर। अधिकतर देखा होगा शेयर बाजार में बुल और बियर का ही उपयोग किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी या गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नोट करते रहिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं। अगला है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो नोट करिए, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? नोट करिए, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो यहाँ पर ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ओके, तो दोनों क्वेश्चन नोट करिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? जब भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो नोट करिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर ये भी पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बनता है? तो अनुच्छेद 58 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए और इसको रिवाइज भी जरूर करिए। अगला देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नोट करिए, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, नरगिस दत्त। अगला देखते हैं, अगला है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो नोट करिए, लोकसभा को पेश करती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा को पेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इससे एक दो क्वेश्चन और पूछता है। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी आप नोट करिए। यहाँ पूछता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लिख लीजिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ओके, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ओके, तो ये भी पूछता है। तो 15 सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से नामित किए जाते हैं। टोटल लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। ओके, और ये वार्षिक रिपोर्ट किसे अपना पेश करते हैं? तो लोकसभा को पेश करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, कौन महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए, भवानी देवी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, भवानी देवी
महिला तलवारबाज हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो नोट करिए, गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये भी पूछता है कि सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी? तो नोट करिए, रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। कौन है? चेतन भगत हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का नाम यूरो दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्या नाम दिया गया? यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का नाम यूरो दिया गया है। ओके, जिसमें से कुल 27 देश हैं, इनमें से 19 देश ऐसे हैं जो यूरो मुद्रा को अपना चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो नोट करिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप थे। कौन थे? जी शंकर कुरुप थे। इन्हें वर्ष 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जो थे, इन्हें जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 में ही शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 वर्ष ईस्वी में हुई थी और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था, जो तमिलनाडु से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। जबकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। तो आपको ये भी नोट करना है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो नोट करिए, पांडिचेरी। निम्न में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो पांडिचेरी राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों भागों पर स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए और इनका एक बार रिवीजन जरूर करिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। अगला है, भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य विया हुला गिद्धा किया जाता है। तो गिद्धा से आपको समझ में आया होगा कि ये पंजाब में भारतीय राज्य का ऐसा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जब विवाह के दौरान ये विया हुला गिद्धा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ओके, तो मिथिला क्षेत्र में बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी अधिक ज़्यादा प्रचलित है। ये भी आप नोट करिए कि बिहार का मधुबनी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। जो कि अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो कि भारत के राज्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। तो कहाँ? तो बिहार राज्य में। ओके, मधुबनी एक चित्रकला है जो कि ये भी पूछता है कि मधुबनी एक प्रकार की क्या है? तो चित्रकला है। क्या है? मधुबनी एक प्रकार की चित्रकला है जो कि किस राज्य से संबंध रखती है? तो बिहार राज्य से संबंध रखती है। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। अगला है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो नोट करिए, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। इसका निर्माण
लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में कराया था। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछता कि बड़ा इमामबाड़े का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1784 ईस्वी में बड़े इमामबाड़े का निर्माण हुआ था। तो किसने करवाया था ये भी पूछता है। तो बड़े इमामबाड़े का निर्माण आसिफउद्दौला ने करवाया था, लखनऊ के जो नवाब उस समय के नवाब थे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ के नवाब कौन थे उस समय के 1784 के, तो आसिफउद्दौला थे। कौन थे? आसिफउद्दौला थे 1784 में जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। अगला है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट है, वारेन हेस्टिंग पर। किस पर चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कहता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, यदि इच्छा नहीं है तो आपके सभी दुख जो हैं दूर हो जाएंगे। ओके, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह प्रथा कौन सी थी? तो नोट करिए, वह प्रथा रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत आती थी, जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। कौन सी प्रथा थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्योंकि हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हुए थे ये। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। ओके, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल से कौन फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण हुए थे। ओके, किस आंदोलन के दौरान फरार हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये फरार हुए थे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से छोटा करके ये भी पूछ देता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की दूरी तय की और दांडी पहुँचे थे, जहाँ पर इन्होंने नमक कानून को भंग करके सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। ओके, तो ये भी पूछता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के कितने सहयोगी थे? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के सहयोगी थे 78। ओके, इन्होंने कितने दिनों में गुजरात के दांडी यात्रा पूरी की थी? तो लगभग 24 दिनों में की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछ सकता है कि 24 दिनों में, कितने दिनों में दांडी यात्रा पूरी की थी? तो 24 दिनों में यात्रा पूरी की थी 78 सहयोगियों के साथ। और कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से
शुरू की थी। किस लिए शुरू की गई थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए। ओके, कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? तो लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी। कितनी? लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी। ओके, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते रहिए सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो प्रश्न एक तो यहीं से पूछता कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। तो किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन 20 का राइट होगा। लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे जब बंगाल का विभाजन किया गया था। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए। इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। बंगाल विभाजन की घटना 20 जुलाई 1905 को की गई थी और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ओके, तभी दिल्ली के दरबारियों ने बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर नोट करिए। यहाँ से 2 प्रश्न पूछते हैं तो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? तो किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में ही हुई थी। और कब हुई थी? तो 20 जुलाई को हुई थी। ओके, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और 20 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। ओके, जिसे इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। तो ये भी पूछता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन थे? शिलप्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो इलंगो आडिगल थे। कौन थे? इलंगो आडिगल थे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। शिलप्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो इलंगो आडिगल थे। कौन थे? इलंगो आडिगल। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मूर देश का यात्री है इब्न बतूता, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो कि अफ्रीकी यात्री है। कौन है? इब्न बतूता किस देश का यात्री है? तो अफ्रीका देश का यात्री है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ओके, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? नोट करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अगला है बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? किस भारतीय राज्य से बांग्लादेश अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? नोट करिए। तो बांग्लादेश अपनी सीमा को असम से साझा करता है, त्रिपुरा से साझा करता है, मेघालय से साझा करता है, मिजोरम से साझा करता है, पश्चिम बंगाल से साझा करता है। 5 राज्यों से
अपनी सीमा को साझा करता है। तो इनमें से जो नहीं होगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा झारखंड। ओके, झारखंड राइट होगा। बांग्लादेश जो है अपनी झारखंड राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 5 भारतीय राज्यों की सीमा से बांग्लादेश अपनी सीमा को साझा करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। अगला देखते हैं। अगला है यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो नोट करिए, बटालेगेला का नाम यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बटालेगला। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किसी 2 निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्हीं 2 निरंतर देशांतरों के बीच का समय कितना होता है? तो 4 मिनट का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो नोट करिए, रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो मूंगफली जो है रबी की फसल नहीं है। मूंगफली खरीफ की फसल है, जबकि जौ, गेहूं, सरसों, मसूर, चना आदि सब ये रबी की फसलें हैं। ओके, जौ, गेहूं, सरसों ये तीनों रबी की फसलें हैं। और रबी की फसल कौन नहीं है? तो मूंगफली नहीं है, क्योंकि मूंगफली खरीफ की फसल है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? नोट करिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ लगती हैं। कितने देशों के साथ लगती हैं? 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती हैं। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? नोट करिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। ओके, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंतनगर में हुई थी। पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्ण थे। कौन थे? जीवी रामकृष्ण विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इन्हें प्रथम अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो 23 अगस्त 1966 को इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये भी पूछता है कि जीवी रामकृष्ण विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो नोट करिए, 23 अगस्त 1996 को बने थे। कब बने थे? 23 अगस्त 1996 को बने थे। ओके, कब बने थे? 23 अगस्त 1996 ईस्वी को विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण बने थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में विनिवेश आयोग का नाम बदलकर
DIPAM कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेसमेंट मैनेजमेंट। क्या कर दिया गया है? DIPAM, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेसमेंट मैनेजमेंट। ओके, असेस मैनेजमेंट याद रखिए, नोट भी करते रहिए। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करती है। कौन करती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख तक का ऋण प्रदान करती है? तो 10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत आपको 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ओके, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इसी में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख का प्रावधान है। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। ओके, प्रधानमंत्री PMMY मुद्रा MUDR है, जिसका पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओके, नोट करिए। अगला प्रश्न है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संविधान सभा का मसौदा जो जिसने तैयार किया था, तो उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था, जिसमें से सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। तो यहाँ पर ये भी पूछता है कि संविधान सभा का जो मसौदा तैयार किया गया था, उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसके सदस्यों की संख्या 7 थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ओके, तो इन्होंने 1976 में अपनी अनुशंसा जारी की थी। तो इन्हीं के कहने पर वर्ष 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। ओके, आपको ये भी याद रखना है किस अनुच्छेद में वर्णित है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य? तो अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, जो कि वर्ष 1976 में भारतीय मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति माना जाता है, जो स्वयं उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 51 के अनुसार जब सभापति का पद रिक्त है या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तब उपसभापति का पद भी रिक्त है, तो राज्यसभा का एक ऐसा कोई सदस्य जिसको राष्ट्रपति प्रयोजन के लिए नियुक्त करे मीटिंग का, वह संचालन करेगा। तो आपको इतना सा याद रखना कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न में से किसमें विधानसभा नहीं है? तो नोट करिए, निम्न में से किसमें विधानसभा नहीं है? तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। पांडिचेरी, गोवा तथा दिल्ली में विधानसभा है, बाकी आपके लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए और याद भी करते रहिए। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि संविधान के भाग 20
20 में वर्णित है। किसमें? भाग 20 में दिया गया है कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। ओके, किसमें वर्णित है? तो भाग 20 में। ये भी आपको याद रखना है, नोट करिए। अगला देखते हैं। तो प्रश्न आपके यहीं तक थे। अगली कड़ी आपको जल्द ही प्रोवाइड होगी। धन्यवाद।